Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself अंजलि नामदेव हम आज बात करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन और वाटर सीड मैनेजमेंट के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके का एप्लीकेशन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप इसे इंस्टॉल करें और इसमें आपको ई बुक दी गई है जो कि फ्री में है। आप इसको डाउनलोड करके आप इसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी जो एग्रीकल्चर और एलीट सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेज़ हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो उनकी टेस्ट सीरीज़ को, उनके कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए कोर्सेज़ हैं उनको लॉन्च करने की प्रिपरेशन है। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ताकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। देन हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सॉइल इरोजन क्या होता है ना। अब सॉइल इरोजन क्या होगा कि डिटैचमेंट ऑफ या सॉइल इरोजन इज द बेयरिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एजेंसी एज वाटर एंड विंड। क्या होता है कि जो सॉइल है ना, सॉइल के जो कण है ना, लाइक सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या होना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाना बाय द नेचुरल एजेंसी, जैसे कि वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू। आपने देखा होगा सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं उधर से, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। या अदर डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड और बाय वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। वही बता रहा कि डिटैचमेंट मतलब कि अलग होना, सॉइल पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, किसके थ्रू, विंड और वाटर के थ्रू जाना, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। एंड देन टाइप्स ऑफ इरोजन की बात करेंगे। जो इरोजन के टाइप्स हैं वो 2 टाइप से होते हैं। जो आप पार्ट वाटर, विंड पढ़ रहे हैं तो वो एक मैकेनिज्म होता है कि वो किसके थ्रू, उसके जो सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरोजन की बात करेंगे तो इन द फर्स्ट नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोजन। नेचुरल से आप समझ रहे हो कि जो नेचुरल के थ्रू होता है ना, लाइक कुछ नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो होने वाला इरोजन है वो होगा नेचुरल इरोजन। देन आता है एक्सिलरेटेड इरोजन। एक्सिलरेटेड इरोजन ये होता है कि जो मैन काइंड की एक्टिविटीज़ के कारण होता है ना, उसको हम लोग एक्सिलरेटेड इरोजन बोल देते हैं। तो इन द फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल और जियोलॉजिकल इरोजन के बारे में। तो देख रहे हो अब, दिस इज़ द नॉर्मल सॉइल फॉर्मिंग। ठीक है, ये नॉर्मल सॉइल फॉर्मिंग है। सॉइल वेदरिंग फीचर्स ऑफ एनी लैंडस्केप, किसी भी जो सॉइल वेदरिंग फीचर्स जो होती है वो क्या, किसी भी लैंडस्केप का जैसे फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉर्मिंग हो रहा है सॉइल का। फिर जियोलॉजिकल इरोजन की बात करोगे, टेक्स प्लेस स्टेडीली बट लॉन्ग टाइम स्लोली। लेकिन जो लॉन्ग टाइम की बात करोगे बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहता है। विच डेवलप्स द प्रेजेंट टोपोग्राफिक फीचर्स, लाइक जैसे अभी फीचर्स बन रहे हैं, लाइक वैली बन रहा, प्लेन्स बन रहा है ना, स्ट्रीम, चैनल, ये सब क्या होता है, नेचुरल जियोलॉजिकल इरोजन के ही टाइप से आप बोल सकते हो, उसका एग्जाम्पल है ना। फिर हम इन द नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेलरेटेड इरोजन के बारे में। तो इट अकर्स ड्यू टू, यहाँ पे टू है, टू डिस्टर्बेंस इन नेचुरल इक्विलिब्रियम बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन एंड एनिमल्स थ्रो लैंड मिसमैनेजमेंट ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ओवरग्रेजिंग एक्सेट्रा। क्या होता है, जो कुछ डिस्टर्बेंस होता है सॉइल में, लाइक नेचुरल इक्विलिब्रियम बाय द एक्टिविटी, हम जो एक्टिविटी करते हैं सॉइल पे उसका क्या करें, लैंड मिसमैनेजमेंट, हम लैंड का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और हम क्या करें, जो फॉरेस्ट है उनको हम काट रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, एनिमल को ज़्यादा चरने के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है, एक एक्सिलरेटेड इरोजन है, जिसके कारण क्या होता है, एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन होता है। Nature requires on an average 1000 years to build up 2.5 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल। ये पढ़ लीजिएगा ना, जो हमारी जो सॉइल है ना उसकी जो टॉप सॉइल को बनने के लिए 2.5 सेंटीमीटर बनने के लिए
उसको 1000 साल लग जाते हैं ना। बट रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स में टेक ओनली अ फ्यू ईयर्स टू इरोड इट फ्रॉम लैंड्स टू एवरेज स्लॉप। लेकिन क्या होता है कि हम गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर देता, हमारी जो सॉइल है, सॉइल को इरोजन करने में उसको कुछ साल भी नहीं लगते हैं, और वो क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। तो ये वही बताया कि एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन की। मैकेनिज्म ऑफ इरोजन। अब जो इरोजन है वो किस किस तरीके से होता है, किससे होता है। तो इन द फर्स्ट हमने पढ़ा विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, विंड मतलब हवा के थ्रू जो होने वाला है ना। विंड इरोजन क्या होगा, विंड इरोजन टेक्स प्लेस नॉर्मली इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन वेयर द विंड वेलोसिटी इज़ हाई। तो ये जो विंड वेलोसिटी जहाँ पे हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना विंड की वेलोसिटी, और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एरिया कैसा होना चाहिए, एरिड और सेमी एरिड होना चाहिए, वहाँ पे ये विंड इरोजन होता है। तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा कि जो कि यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में, वहाँ पे जहाँ पे वेजिटेशन कम होता है ना, और जहाँ विंड की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होता है, विंड इरोजन होता है। The soil particles on the land surface are lifted or blown off as dust storm, है ना। फर्टाइल लैंड्स आर रेंडर्ड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। मतलब बता रहे हैं कि जहाँ पे क्या होता है, जो हवा के थ्रू डस्ट फॉर्म के, जो देखा होगा आपने, ब्लोन ऑम होने लगता है, ब्लोन ऑफ हो रहा है ना, तो वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। फर्टाइल लैंड्स जो होती रेंडर्ड हो जाती है, अनफिट हो जाती कल्टीवेशन तक करने के लिए वहाँ पे ना, ऐसी जगह में। इन अदर प्लेसेस की बात करें, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल इज ब्लोन अवे बाय विंड्स एंड सब सॉइल इज एक्सपोज एज अ रिजल्ट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फोर्थ सॉइल इज कंसिडरेबल रिड्यूस। तो वही बता रहे कि जो हवा के थ्रू जो फर्टाइल सॉइल है, वो भी उसमें क्या होती है, हवा के थ्रू वो भी क्या, उसके पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, जो सब सॉइल है वो भी एक्सपोज हो जाती है, और रिजल्ट क्या बनता है कि जो उसकी सॉइल कंसिडरेबल होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। Wind is responsible for 3 types of movement is the process of wind erosion। अब जब wind erosion होता है तो उसके भी 3 टाइप से मूवमेंट होता है इसका, जैसे साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। तो हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे साल्टेशन के बारे में, देन हम जो साल्टेशन पढ़ेंगे, साल्टेशन the major portion of the soil carried by wind is moved in a series of short bounced called saltation। जो सबसे ज़्यादा जो सॉइल का पोर्शन जो होता है ना, इरोजन होता है ना विंड के थ्रू, उसमें होता है साल्टेशन से। तो वही बता रहे, एक सीरीज़ पूरी चली जाती है साल्टेशन से। द सॉइल कैरिड इन अ साल्टेशन कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स रेंजिंग। जो पार्टिकल रेंजिंग होती है वो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के डायमीटर के, जो इस पर क्या हो जाते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी रेंज होती है, वो क्या कर देते हैं, उसको साल्टेशन होता है ना। लेकिन जो सॉइल का विंड इरोजन के जो इससे साल्टेशन से जो होता है, वो 50 से 75% तक इरोजन होता है, किससे, साल्टेशन के थ्रू। फिर हमारा आता है सस्पेंशन। वेरी फाइन पार्टिकल्स लेस देन 0.1 मिलीमीटर। ये जो थे 0.1 से जो 0.5 मिलीमीटर थे, वो क्या थे, साल्टेशन होता था। और सस्पेंशन जिनके 0.1 मिलीमीटर से कम था फाइन पार्टिकल्स, वो सस्पेंशन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। आर कैरिड इनटू सस्पेंशन बीइंग kicked up into the air by the action of particle in saltation, ठीक है। अब ये जो सॉइल इरोजन होता है, इसमें सस्पेंशन के थ्रू वो होता है 3 to 4%, ठीक है। ये डाटा भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट हमारा जो है सरफेस क्रीप। सॉइल पार्टिकल्स लार्जर देन बट 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर बट स्मॉलर देन 3.0 मिलीमीटर। तो बता रहे कि जो बड़े क्या हो गए, तो 3.0 मिलीमीटर से छोटे, और 0.5 मिलीमीटर से 3.0 मिलीमीटर से छोटे, और 0.5 मिलीमीटर से बड़े होंगे ये जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उनको ये सरफेस क्रीप के थ्रू जाते हैं। तो इसमें जो इरोजन होता है वो होता है 5 to 25% सरफेस क्रीप के थ्रू होता है हमारा। अब आता, हमने अभी विंड इरोजन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाटर इरोजन के बारे में। तो वाटर इरोजन जब क्या होगा, जब सॉइल का इरोजन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, है ना। वाटर पार्टिकल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू होगा, लाइक रेनफॉल के थ्रू होगा, तो उसको हम बोलेंगे वाटर इरोजन। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉइल इरोजन कॉज बाय रेनफॉल इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज नेमली फॉलिंग रेन ड्रॉप इन एंड सरफेस फ्लो। तो वही बता रहे कि वाटर इरोजन से क्या होगा, जो फॉलिंग रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप के कारण भी हो सकता है, सरफेस फ्लो से भी वाटर इरोजन होता है।
हम इसमें पढ़ेंगे किस किसके टाइप्स हो सकते हैं इसके, रेन ड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन, है ना। और आपका अभी तो हम रैन ड्रॉप इरोजन को पढ़ेंगे। तो रैन ड्रॉप इरोजन क्या होगा, जब जो रैन होता है ना, जब उसमें सॉइल में क्या पड़ेंगी, जब बूंदें पड़ेंगी उसकी, तो वो जो रहेगा सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे वो इस क्या हो जाएंगे, स्प्लैश हो जाएंगे ना, स्प्लैश हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, उधरी पे स्प्लैश होंगे, है ना। तो उसको हम बोल देंगे रैन ड्रॉप इरोजन या स्प्लैश इरोजन भी इसको बोला जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्लैश इरोजन. It results from soil splash caused by impact of falling raindrops. It is the first stage of water erosion. तो ये तो आपको पता है, इधर पे वाटर है, ठीक है। सीट इरोजन की बात करोगे, अब सीट इरोजन में क्या होगा, सीट से आप क्या समझ रहे हो, लेयर, है ना। तो जो रिमूवल ऑफ द यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम द लैंड सरफेस बाय द एक्शन ऑफ रेनफॉल, इट इज़ अननोटिस्ड बाय फार्मर्स, हैंस मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन ऑल्सो नोन एज डेथ ऑफ फार्मर्स। मतलब बता रहे सीट इरोजन में क्या होता है, जो यूनिफॉर्म लेयर होती है ना सॉइल की लैंड सरफेस से, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है ना, और रेनफॉल के कारण। और ये क्या होता है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं फार्मर्स लोग, तो इसको ये क्या होता है, बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है रेनफॉल की, इरोजन की। इससे क्या होता है, इसको हम डेथ ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ फार्मर्स किस इरोजन को बोला जाता है, तो सीट इरोजन को बोला जाता है। देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे ये सॉइल है ना, अब आप देख रहे हो इसकी जो लेयर देख रहे हो, ये देखो ये यहाँ पे ये देखो, ओके यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे फार्मर खड़ा है, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी जो सीट की सीट क्या हो गई, वो इरोड हो गई है ना। तो ये होता है आपका सीट इरोजन। फिर रिल इरोजन, रिल से समझ रहे हो माइक्रो चैनल्स बन जाते हैं, रिल फॉर्म में, गली फॉर्म में ना रिल बन जाती है, ठीक है। इट इज़ समटाइम नोन एज माइक्रो चैनल इरोजन भी बोलते हैं इसको। इट इज़ द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ एन एरियाज ऑफ स्मॉल ब्रांचिंग चैनल। इट कैन बी रिमूव बाय नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन। देख रहे हो आप, ये रिल इरोजन। तो भाई बता रहे इसको जब हमें कंट्रोल करना होता है तो हम इसको किससे कर सकते हैं, नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, रिल इरोजन को। नेक्स्ट है अदर फॉर्म ऑफ इरोजन, और कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, ग्लेशियर इरोजन, स्नो इरोजन, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। तो जो ग्लेशियर इरोजन होता है वो किससे होता है, ड्यू टू मास ऑफ आइस मूविंग वेरी स्लोली, जो आइस का जो धीरे धीरे वो क्या होता है, पिघलता है ना, उसके कारण होता है। स्नो इरोजन ड्यू टू स्लो एंड क्रीपिंग मूवमेंट ऑफ स्नो टूवर्ड्स स्लो, क्या स्लोप क्या होता है, ये जो होता है धीरे धीरे होता है, और क्रीपिंग मूवमेंट होता है। स्नो जो रहता है वो स्लोप में क्या होता है, धीरे धीरे उसका क्रीपिंग टाइप में मूवमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक इरोजन ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी होती है उनके कारण क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन होता है, ठीक है। ये था हमारा वाटर इरोजन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे विंड और वाटर इरोजन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर, अब हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कि हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वही है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब कि क्या करेंगे हम लोग, टिलेज करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि दिस अम्ब्रेला टर्म कैन इंक्लूड रिड्यूस टिलेज, मिनिमम टिलेज, नो टिल ड्रिल, ठीक है, मल्च टिलेज, स्टबल मल्च फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग, स्ट्रिप टिलेज, प्लाउ प्लांट, इनका यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। कंजर्वेशन जो टिलेज है ऑल्सो द एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग द नीड ऑफ टेरेसेस एंड द permanent structures है ना। however there are several disadvantages which hinder the application of conservation tillage in semi arid condition। तो जो conservation tillage का यूज़ हम लोग semi arid condition में नहीं कर सकते हैं ना, तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन इसका जो एडवांटेजेस है वो क्या कर सकता है, जो टेरेस को रिड्यूस कर सकता है उधर पे ना, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन टिलेज। फिर डेंस प्लांट कवर, जो डेंस प्लांट हम क्या करें, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स को कवर कर देना, मे बी इनकम्पेटिबल विथ द वेल टेस्टेड स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग लो प्लांट पॉपुलेशंस टू सूट लो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। क्रॉप रेसिड्यू हम क्या करें, हम जहाँ पे मे बी द वैल्यू ऑज फीड फॉर लाइव स्टॉक, क्या करें हम यहाँ पे जहाँ पे क्रॉप्स लगाए हम क्रॉप रेसिड्यू को डाल दें, तो ताकि वो खाएं भी, तो उधर पे क्या हो जाए, लाइव स्टॉक खाने के लिए भी वैल्यूएबल हो जाए क्रॉप रेसिड्यू ना। प्लांटिंग थ्रू सरफेस मल्च इज़ नॉट ईजी फॉर ऑक्सटॉन प्लांटर्स ना, थ्रो देयर मे बी नो प्रॉब्लम विथ हैंड जॉब प्लांटर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या करेंगे, आ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द स्लॉप कीपिंग द
same level as far as possible is technically and is called contour farming। तो कंटूर फार्मिंग क्या होती है? एक प्रकार की सिंपल प्रैक्टिस जहाँ पे हम अक्रॉस द स्लोप के हम अक्रॉस करेंगे ना, स्लोप के अगेंस्ट करेंगे, कीपिंग द सेम लेवल, और हम उसको सेम लेवल पे रखेंगे एज फार एज पॉसिबल। इस फार्मिंग को हम क्या बोल देते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं। एक मिनट, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? ये स्लोप जा रही है और हम अक्रॉस द स्लोप हम क्या कर रहे हैं? इधर पे फार्मिंग कर रहे हैं ना। तो आप इस तरीके से भी आप करके उसके इरोजन को क्या रख देख सकते हो, कितना सुंदर आपको दिख रहा है ना ये। तो आप देख सकते हो द रेजेस एंड फरोज ऑफ द प्लांट प्लेस्ड अक्रॉस द स्लोप फ्रॉम अ continual series of miniature barriers to the water moving of over the soil surface. The barriers are small individuals, but as they are large in number, their total effect is great in reducing runoff, space erosion, फिर वो लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करेगा? आपको यहाँ से जब वाटर आएगा तो ये वाटर सीधे नहीं बहेगा, ये क्या करेगा? वाटर इधर पे रुकेगा, है ना। फिर इनको क्या हो जाएगा? जो स्लिप इरोजन, जो स्प्लैश इरोजन होता है उसको भी कंट्रोल करेगा। और क्या हो सकता है? आपका इधर पे जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट को भी क्या मिलेगा? उसको हेल्प मिलेगी, न्यूट्रिएंट भी उनको, प्लांट्स न्यूट्रिएंट का लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, यदि हम इसको नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? रन ऑफ होगा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे ना। तो वही बता रहे हैं। फिर एडवांटेजेस क्या है? द कंटूर फार्मिंग रिड्यूसेस रन ऑफ, प्रिवेंट सॉइल इरोजन को रोकता है, कंपेयर्ड विथ अप and down cultivation in the major groups of soil in India, alluvial soil, black soil, deep lateritic soil, है ना। कंटूर फार्मिंग कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड। जो कंटूर फार्मिंग है वो क्या करती है? जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है, साथ साथ जो क्रॉप की यील्ड्स है उसको भी इंक्रीज करने का वर्क करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्चिंग। आप मल्चिंग जानते हो कि मल्च कर मतलब कि जहाँ पे हम क्रॉप करें, किस लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना। सॉरी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी इंक्रीज़ रहेगी, इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज़ रहेगा, उसका सॉइल स्ट्रक्चर इंक्रीज़ रहेगा, है ना, इम्प्रूव होगा। इसलिए भी हम क्या कर देते हैं? मल्चिंग कर देते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे सरफेस मल्चेज आर यूज टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम ब्लोइंग and being washed away, to reduce evaporation, to increase infiltration, to keep down, to improve soil structure, and eventually to increase crop yield। जो सरफेस ईल है इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो पॉलीथीन से इसको क्या कर दिया? सरफेस मल्चिंग की गई है। तो इससे क्या होगा? जो एवापोरेशन है वो भी रिड्यूस होगा, साथ साथ क्या होगा? जो सॉइल फ्रॉम ब्लोइंग से होगी वो भी कम होगी, और इम्प्रूव जो होगा सॉइल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा, क्रॉप की यील्ड भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इंटरकल्चरल किल्स वीड्स, और जो वीड्स होंगे वो भी क्या होंगे? किल्स करेगा वीड्स को। and produces a 5 to or 6 7 centimeter thick soil mulch which help to reduce evaporation from the top soil। क्या करेगा? 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी हमको मोटी सॉइल मल्च का यूज़ करना चाहिए, ताकि वो क्या करे? वो जो उसकी जो हेल्प करे, जो एवापोरेशन है ना, टॉप सॉइल से जो एवापोरेशन होगा उसको कम करने में हेल्प प्रोवाइड करे। इट ऑल्सो ब्रेक्स द सरफेस क्रस्ट विच फॉर्म्स आफ्टर ईच डाउनपोर। क्या होता है? ये जो इसके जो ब्रेक्स करती है, जो सरफेस क्रस्ट होते हैं ना, उसको भी ब्रेक करने का वर्क करती है। ठीक है, ये था हमारा मल्चिंग। फिर हम बात करेंगे ग्रोइंग ऑफ कवर क्रॉप्स। तो कवर क्रॉप्स में हम जैसे बात करें तो कल्टीवेटेड लेग्यूम्स, हमको क्या करना है? जो लेग्यूम्स क्रॉप है उनको कल्टीवेटेड करना है। इन जनरल furnish a better cover and hence better protection of cultivated land against erosion than ordinary cultivated crop। तो यही बोल रहा है कि हम लोग लेग्यूम्स का भी यूज़ करें और उसके साथ साथ हम कोई और सी भी क्रॉप कर ले यूज़, है ना। द क्रॉप एंड ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम will naturally vary from region to region depending on the soil and climatic condition। तो ये जो क्रॉप है और जो उसका क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या होगा? हर रीजन में अलग अलग होगा, लाइक सॉइल के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होगा। द मोस्टली प्रेफर्ड कवर क्रॉप्स आर ग्रीन ग्राम। जो इसमें बहुत ज़्यादा मोस्टली प्रेफर की जाती हैं कवर क्रॉप्स में, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, काउपी, ग्राउंडनट, ये एक्सेट्रा, ये क्रॉप्स इसमें यूज़ की जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप क्रॉपिंग की। स्टेप क्रॉपिंग क्या होगी? आप देखो, स्टेप क्रॉपिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं ना। स्टेप क्रॉपिंग इज द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग अल्टरनेट स्टेप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स रो सच एज मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन एक्सेट्रा।
क्या होती हैं कि हम क्या करेंगे, जो अल्टरनेट स्टेप्स में हम क्या करेंगे, इरोजन को परमिट करने के लिए क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जैसे मेज़, ज्वार, बाजरा, कॉटन। एंड इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप्स, मतलब इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप्स क्या होंगी, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मोथ, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। इन द सेम फील्ड में हम करेंगे दिस प्रैक्टिस रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ, और ये क्या करेगी, वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ को रिड्यूस करेगी। चेक्स द इरोडेड सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, ठीक है। फिर बता रहे जो स्ट्रप क्रॉपिंग है उसके भी फॉलोइंग फॉर्म है। इन द फर्स्ट कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग और परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग देखोगे तो इट इज़ ग्रोइंग ऑफ कंटूर फार्मिंग, और कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग अलग होता है, ठीक है। उसके भी देखेंगे, देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये देख रहे हो ना, ये है आपका, ठीक है। इट इज़ ग्रोइंग ऑफ सॉइल एक्सपोजिंग एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स इन स्टेप ऑफ सुटेबल विड्थ एंड स्पेस अक्रॉस द स्लोप ऑन कंटूर। अब हम क्या करेंगे, जो अक्रॉस द स्लोप तो करेंगे लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक सुटेबल विड्थ रखेंगे, है ना। अल्टरनेटिंग विथ स्टेप्स ऑफ सॉइल प्रोटेक्टिंग एंड इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप्स, और इरोजन रजिस्टिंग क्रॉप्स का यूज़ करेंगे। इट शॉर्टेंस द लेंथ ऑफ द स्लोप, चेक्स द मूवमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर, हेल्प्स टू डिसिल्ट इट एंड इंक्रीजेज द एवापोरेशन ऑफ रेन वाटर बाय द सॉइल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एवापोरेशन ऑफ रेन वाटर बाय सॉइल से इंक्रीज करेगा, है ना। फिर इट इज़ एडवाइजेबल टू रोटेट एंड स्ट्रेप प्लांटिंग by sowing a non-resisting crop following an erosion resisting crop and vice versa. ग्राउंडनट, मोथ बीन, हॉर्स ग्राम, ये सब क्या है, मोस्ट एफिशिएंट है, सुटेबल क्रॉप है कि वो इरोजन को चेक कर देती हैं, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कंटूर स्टेप्स, जो कि फॉर एग्जांपल सीरियल्स हो गए सच एज ज्वार, बाजरा, 21.6 सेंटीमीटर हम इंटरवेनी लेग्यूम के अकॉर्डिंग लगा दे 7.5 मीटर में। अब देख रहे हो इधर पे आपका है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में पूरा दिया है। हम नेक्स्ट बात करेंगे फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप देख रहे हो, इट इज़ द प्लांटिंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन मोर और लेस पैरेलल स्ट्रिप क्रॉपिंग। हम लोग पैरेलल स्ट्रिप क्रॉपिंग आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये लगा दिए हैं। फेयरली यूनिफॉर्म स्लोप्स होती हैं बट नॉट एन एग्जैक्ट कंटूर, लेकिन ये एग्जैक्ट कंटूर नहीं होती ना। दिस सिस्टम इज़ यूजफुल ऑन रेगुलर स्लोप्स एंड विथ सॉइल्स ऑफ हाई इनफिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या करती है, यूज़फुल रहती है जो हाई इनफिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करने में रेगुलर स्लोप में ये यूज़ करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग इट कंसिस्ट ऑफ प्लांटिंग टॉल ग्रोइंग क्रॉप सच एज ज्वार, bajra, maize, short growing crop in alternate straight and long but relatively narrow parallel strip laid out right across the direction of prevailing wind. Parallel strip laid out राइट अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड रिगार्डलेस ऑफ द कंटूर जैसा नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब कि जो विंड है, जो ज़्यादा जो टॉल क्रॉप है जैसे कि मेज़ हो गई, ज्वार, बाजरा, ये क्या होंगी, तो ये अल्टरनेटली हम क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। और ये क्या करेगी, जो विंड है उसको विंड डायरेक्शन को अगेंस्ट वर्क करेगी या अक्रॉस, ठीक है, लगा देते हैं तो प्रिवेल करती है ये विंड को, ठीक है। द नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट और टेम्परेरी बफर। आप देख रहे हो बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है, परमानेंट और टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। दीज स्ट्रिप्स डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ रोटेशन प्रैक्टिस इन नॉर्मल स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड दे आर जनरली प्लांटेड विद पेरेनियल लेग्यूम, ग्रासेस और श्रब्स ऑन अ परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इनका यूज़ आप पार्ट ऑफ रोटेशन प्रैक्टिस में करते हैं, नॉर्मल स्ट्रिप क्रॉपिंग को यूज़ करते हैं, जनरली प्लांटेड की जाती हैं विथ पेरेनियल लेग्यूम्स, ग्रासेस, श्रब्स है ना इसमें। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग की। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या करेंगे, is the growing of two or more crops simultaneously in the same field without any definite crop returns. This is done by mixing their seed. तो हम क्या करेंगे, मिक्सिंग क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग अलग होता है और मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को हम एक ही फील्ड में लगाएंगे, लेकिन बिना किसी पैटर्न के हम क्या करेंगे, उनको कैसे लगाएंगे कि उनके सीड को मिक्स करके उसकी सोइंग कर देंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग आर बेटर कंटिन्यूस कवर ऑफ द लैंड। ये क्या करेगी, कवर करेगी लैंड को, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बीटिंग एक्शन ऑफ रेन, ऑलमोस्ट अ कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन
एंड एश्योरेंस ऑफ मोर वन और मोर क्रॉप्स टू द फार्मर्स। तो ये जब हम ऐसी क्रॉप्स का यूज़ करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो उसका जो कवर है लैंड का, है ना, लैंड का जो होगा कवर हो जाएगा, और उसको जो रेन है, एक्शन ऑफ रेन के अकॉर्डिंग, है ना, रेन विंड से उसको क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और जो सॉइल है वो इरोजन नहीं हो पाएगी, और फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। देन हमारा यहाँ पे जो इरोजन वाला है वो कंप्लीट होता है, जो हमने पढ़ा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, है ना। अब हम पढ़ेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द बर्ड वाटर शेड इंट्रोड्यूस इन 1920 वॉज यूज फॉर द वाटर प्लांटिंग बाउंड्रीज, है ना। अब वाटर शेड, ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट, तो जो वाटर शेड वर्ड है ना, ये 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका यूज़ था वाटर प्लांटिंग बाउंड्रीज को लगाना। वाटर शेड इज दैट लैंड एरिया विच ड्रेन्स एंड कंट्रीब्यूट्स रन ऑफ टू अ कॉमन आउटलेट। ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है रन ऑफ को। ठीक है, तो ये है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। लाइक आप बात करो, वाटर शेड इज़ एन एरिया ऑफ लैंड। ये शेड, वाटर शेड मतलब होता है कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया किसी लैंड का, वाटर बाउंडेड बाय अ ड्रेनेज डिवाइड विद इन which the surface runoff collects and flow up of the water through a single outlet into a लार्जर रिवर और लेक। क्या होता है, इसके थ्रू क्या होना, फ्लो होना, रन ऑफ होता है ना, तो उसको कलेक्ट करना। ठीक है, रन ऑफ होने वाले वाटर को, फ्लोज आउट वाले जो वाटर को, ड्रेनेज को ना, इसमें बाउंडेड करके क्या करना, उसको कलेक्ट करना। वाटर सेट टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन रेनफेड एरिया। लेकिन जो वाटर सेट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, रेनफेड एरिया में करते हैं। ठीक है, कुछ हाईलाइट किए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे वाटर सेट टेक्नोलॉजी का यूज़ रेनफेड एरिया में किया जाता है। वाटर सेट मैनेजमेंट इम्प्लीफाई, जो वाटर सेट तो हमने पढ़ा कि एक एरिया में, एक लैंड में ना, पर्टिकुलर में, वहाँ पे क्या करना, बाउंडेड करके क्या करना, डिवाइड कर देना, रन ऑफ को कलेक्ट करना। ठीक है, वाटर रन ऑफ को कलेक्ट करना। Water shed management implies an effective conservation of soil and water resources for sustainable production with minimum non-point resources. Pollutant losses, मतलब जो वाटर सेड मैनेजमेंट है ना, वो इम्प्लाइज करता है किसी भी इफेक्टिव कंजर्वेशन को, लाइक सॉइल और वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करके, है ना, नॉन पॉइंट सोर्सेज एंड PS पॉल्यूटेंट लॉसेज। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ लैंड सरफेस। ये क्या करता है, जो मैनेजमेंट ऑफ लैंड सरफेस को मैनेजमेंट करता है, वेजिटेशन को, सो एज टू कंजर्व द सॉइल एंड वाटर फॉर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स द फार्मर्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज होल। तो इसका जो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि जो वाटर सीड मैनेजमेंट का वर्क है, क्या करेगा, जो लैंड सरफेस है और वेजिटेशन है, उससे क्या करना, वाटर को जो कंजर्व करके रखना, सॉइल एंड वाटर को, ताकि वो लॉन्ग टर्म हो सके, बहुत लंबे समय तक फार्मर्स को इफेक्टिव हो सके, उसके यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो। देन जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया के बारे में बात करेंगे। इज़ द वाटर कलेक्टिंग एरिया। ये कैसा एरिया होता है, कैचमेंट मतलब कैच करना, या वाटर कलेक्टिंग एरिया है। ऑल द एरियाज फ्रॉम विच वाटर फ्लोज आउट इनटू अ रिवर और वाटर पूल। तो वे सभी एरिया जहाँ पे जो वाटर है वो फ्लोज आउट होता है, किसमें, रिवर में, वाटर पूल में, वहाँ से, ठीक है, वो ही कैचमेंट एरिया आप बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ वाटर सेट के टाइप्स कितने होते हैं, तो वाटर सेट इज़ क्लासीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ड्रेनेज, शेप और लैंड यूज़, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मैक्रो वाटर सेट, जो कि 1000 से 10,000 हेक्टेयर में होते हैं। ठीक है, ये मैक्रो। अब माइक्रो की बात करोगे, 100 से 1000 हेक्टेयर में जो होते हैं। मिनी, सो 110 टू, ठीक है, 100 हेक्टेयर। मिनी वाटर सेट 1 to 10 हेक्टेयर में होते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट। इसके वाटर सेट के जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या क्या है, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है सबसे पहले, फिर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को बचा के रखना है ना, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर का मैनेजमेंट, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, ठीक है। फिर है हमारा जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कैसा है, तो मेजर, मीडियम और माइनर, ठीक है, मेजर, मीडियम और माइनर।
तो मेजर जो प्रोजेक्ट है इरिगेशन का वो करता है 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कैचमेंट एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। हेक्टेयर ऑफ कैचमेंट्स कमांड एरिया, ठीक है, CCA बोलते हैं इसको। मीडियम जो है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक के कैचमेंट कमांड एरिया को कवर करता है इरिगेशन प्रोजेक्ट। और माइनर की बात करोगे तो जो लेस देन 2,000 हेक्टेयर है वो कवर करता है माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है, CCA के थ्रू, ठीक है, CCA। फिर बात करेंगे स्टेप्स इन वाटर सेड मैनेजमेंट। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, तो स्टेप्स की बात करोगे तो फर्स्ट है वाटर सेड मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव लैंड ट्रीटमेंट measure for which formation avoids problems of soil, land, water and vegetation in water, ठीक है। वाटर सेड इज़ एसेंशियल। प्रोग्राम क्या है इसके, फर्स्ट है रिकॉग्निशन फेज। तो रिकॉग्निशन फेज जो है, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ का रिकॉग्नाइज करना, वो एक तरीके से क्या है, प्रॉब्लम है। एनालाइज ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट, हमको उसको एनालाइज करना कि प्रॉब्लम किस कारण से है ना, और इसका इफेक्ट क्या है। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और हमको क्या करना, जो अल्टरनेटिव जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को बताना, ढूंढना है ना। रिस्टोरेशन फेज में पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई, जो हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है उसका बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करना। एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड, किसी भी लैंड की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को एप्लीकेशन करना है ना, अप्लाई करना। प्रोटेक्शन फेज क्या होती है, दिस फेज टेक्स केयर ऑफ द जनरल हेल्थ ऑफ द वाटर सेड एंड एंश्योर नॉर्मल फंक्शनिंग। तो ये जो फेज़ होती है वो क्या करती है, जनरल हेल्थ, जो वाटर सेड की जो जनरल हेल्थ है, नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करती है, इंश्योर करती है। द प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट ऑल फैक्टर्स विच मैट कॉज डिटरमाइंड इन वाटर सेट कंडीशन। तो ये जो प्रोटेक्शन है किसी भी फैक्टर्स के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, वाटर सेट कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट फेज, तो दिस फेज इज डील्स विद ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन वाटर सेट एंड ऑल लैंड इज कवर्ड। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी लैंड कवर हो जाती हैं, सारी प्रकार की लैंड कवर होती हैं, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अटेंशन इज पेड टू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। इसका जो अटेंशन है वो कहाँ, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन में। फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड पास्चर मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाटर सेट मैनेजमेंट। तो इसका इनको ये क्या करना, अचीव करना, इसका जो वाटर सेट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन को, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, पास्चर मैनेजमेंट, इनको इम्प्रूव करना। सो हमारे यहाँ पे था, हमने पढ़ा फेजेस, ठीक है, इसकी स्टेप्स इन वाटर सेट मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमारा जो सबसे पहले प्रोग्राम है वो है DPAP, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ईयर ऑफ स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग ईयर था 1970-71 है ना। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम through restoration of ecological balance and optimum utilization of land, water, livestock and human resources to mitigate and effect of drought। तो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करना, रिस्टोर करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, वाटर का ऑप्टिमम यूज़ करना, लाइव स्टॉक, ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। सो ये था, ये कब आया था, 1970-71 में। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, ये आया था 1977 से 78, इवन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। इसका जो है जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इन द डेजर्ट एरिया एंड रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब इसमें क्या करना, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना, जो ड्रॉट एरिया है डेजर्ट एरिया में वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर। सो हम इधर बात करेंगे इसका जो NWDPRA, नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर। ईयर ऑफ स्टार्ट है 1986-87। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व एंड यूटिलाइज रेन वाटर फ्रॉम बोथ अरेबल एंड नॉन अरेबल लैंड्स ऑन वाटर सेट बेसिस।
क्या करना, जो कंजर्व करना रेन वाटर को, कहाँ से, एरेबल और नॉन एरेबल जो लैंड से है वाटर बेसिस में, उधर से वाटर को कंजर्व करना। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स एंड टू इंक्रीज द फ्यूल, फॉडर एंड फ्रूट रिसोर्सेज थ्रू एप्रोप्रिएट अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। क्या करना, जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी क्रॉप की, फ्यूल को इंक्रीज़ करना, फ्रूट्स को इंक्रीज़ करना, ठीक है, फॉडर रिसोर्सेज को इनको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसका जो अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम्स को ये रिसोर्स है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंट्रोल करना। तो ईयर ऑफ स्टार्ट, आपको तो पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, ठीक है। लोग पहले वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे राख जला देते, झूमी खेती भी बोलते हैं इसको ना, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनको काट के वहाँ पे जला देते हैं, वहाँ पे ऐश हो गई, वहाँ पे जाके वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, है ना। फिर कंट्रोल कैसे करें, तो 1986 टू 87 में रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन हिली एरियाज एंड इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इनके लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि इसको इम्प्रूव करना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोलॉजिकल बैलेंस को। हिली एरियाज़ में ये मोस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना, तो उधर पे ये रिस्टोरिंग करना इकोलॉजिकल बैलेंस को। नेक्स्ट हमारा जो 5 वाला है वो है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये है वर्ल्ड बैंक एसिटेट, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये ईयर ऑफ स्टार्ट था हमारा 1990। ऑब्जेक्टिव है इसका टू अरेस्ट द प्रॉब्लम, मतलब कि हमको असिस्ट करना प्रॉब्लम्स को, ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल इंक्रीजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड टू एनहेंस वेजिटेटिव टेक्नोलॉजी of soil and water conservation, for rainwater conservation, and for increasing crop, forest, fuel wood and timber yield of the area। तो वही बता रहे कि ये क्या करना, जो प्रॉब्लम को असेस करना, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को, ठीक है, प्रमोट करना, जो सस्टेनेबल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उसको सस्टेनेबल को क्या करना, प्रमोट करना, वेजिटेटिव टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करना, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, है ना, इंक्रीजिंग क्रॉप को, फॉरेस्ट, फ्यूल प्रोडक्ट्स, इन सभी को, एरिया को क्या करना, इंक्रीज़ करना। तो ये था हमारा वाटर सेट प्रोग्राम, ठीक है। 5 प्रोग्राम थे इसकी। ईयर ऑफ स्टार्ट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव हर किसी का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो होता है कंप्लीट हमारा, ठीक है। तो आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बीच में देखें, बार बार देखने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और इसके अलावा आपने यदि हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। आपको PDF फॉर्म है इसका, आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देन थैंक यू।